मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे किससे मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में होता है ना। तो आज हम देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, है ना। तो आज हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है यह मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। एक है पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन और एक है एंकर्ड प्रोटीन, है ना। तो इसमें हमें एंकर्ड प्रोटीन के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। तो मेन दो हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, देखो लिपिड बाइलेयर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये हो गया अपना लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर है ना। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं, पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन के बीच में घुसे हुए नहीं होते हैं, पेरिफ्री में होते हैं। देखो इधर एक पेरिफेरल प्रोटीन है, इधर भी है पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो ईसीएम की ओर हो सकता है या साइटोसोल की ओर होता है ना। सेल के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल, और सेल के बाहर वाले भाग को ईसीएम। ईसीएम मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, है ना। दूसरा कैटेगरी है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन पेरिफ्री में होते हैं, दोनों सरफेस में होते हैं मेम्ब्रेन के। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, मेम्ब्रेन में घुसा हुआ होता है ना। इस पार से उस पार भी हो जाता है ना, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। तो देखो ये है इंटीग्रल प्रोटीन। इसके बाद होता है एंकर्ड प्रोटीन। एंकर्ड प्रोटीन ना ही इंटीग्रल प्रोटीन होता है और ना ही पेरिफेरल प्रोटीन होता है। यह ना ही पेरिफ्री में होता है ना ही अंदर घुसा हुआ होता है। ये कुछ दूर तक, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं ना, उनसे अटैच होता है। तो आज हम लोग देखेंगे पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। यहाँ मैंने थ्योरी लिखा है, आगे स्लाइड में डायग्राम बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से थ्योरी देखते जाएंगे और डायग्राम भी साथ साथ देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, है ना। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पहला पॉइंट है प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन के सरफेस में प्रेजेंट होता है। देखो डायग्राम, जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वह मेम्ब्रेन के सरफेस में होता है। देखो मेम्ब्रेन के दो सरफेस होते हैं, एक होता है ईसीएम तरफ, एक होता है साइटोसोल की तरफ, है ना। तो दोनों सरफेस में क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और दोनों सरफेस की ओर कैसे इन्वायरमेंट होता है, इधर भी एक्वस इन्वायरमेंट होगा और साइटोसोल की तरफ भी क्या होगा, एक्वस इन्वायरमेंट होता है ना। अब बात आती है कि पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ कैसे अटैच होते हैं इस पेरिफ्री में। देखो इसको मैं क्लियरिफाई करने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूँगा। प्रोटीन जो होता है किससे बना होता है, पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। और पॉलीपेप्टाइड्स किससे बना होता है, एमिनो एसिड से, है ना। तो बहुत सारे एमिनो एसिड मिल के क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं ना, जो फोल्डिंग होकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो जो एमिनो एसिड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे, पोलर और नॉन पोलर, इतना याद रखिएगा, है ना। जैसे कि हम लिपिड बाइलेयर की केस में देखते हैं, लिपिड अंदर की ओर हो जाता है और उसका पोलर हेड जिधर फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है ना, जिधर फॉस्फेट अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप उधर को बाहर की ओर कर देता है। मतलब लिपिड अपने पोलर हेड को दोनों सरफेस की ओर करता है, आउटर सरफेस की ओर और इनर सरफेस की ओर, मतलब ईसीएम की ओर और साइटोसोल की ओर, है ना। क्योंकि ये पोलर होते हैं। पोलर मतलब क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होते हैं, है ना। और जो लिपिड का टेल होता है वो कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ऐसे ही इसमें भी, एमिनो एसिड में भी पोलर रीजन होता है और नॉन पोलर रीजन भी होता है। तो एमिनो एसिड दोनों टाइप से होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तब जब एमिनो एसिड जुड़ते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, मान लो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना, तो इसमें दोनों रीजन होंगे, है ना, पोलर रीजन और
नॉन पोलर रीजन। और जब यह पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग होगा और प्रोटीन बनाएगा तब ऐसे फोल्डिंग होगा, मान लो ये क्या है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है ना। तो जब फोल्डिंग होगा पॉलीपेप्टाइड में तो इसके जो पोलर रीजन वाले एमिनो एसिड हैं वो सरफेस की ओर, इधर की ओर, बाहर की ओर ऐसे हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर वाले हैं वो अंदर की ओर हो जाते हैं, है ना। तो इसमें भी क्योंकि इधर भी जो ईसीएम है इधर भी एक्वस इन्वायरमेंट है और साइटोसोल में भी एक्वस इन्वायरमेंट है, इसका मतलब पेरिफेरल प्रोटीन को भी बाहर से पोलर होना है ना। तो क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन कैसे होता है समझ में आ गया। अब देखो जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो लिपिड मॉलिक्यूल के पोलर हेड से कैसे जुड़ा होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण जुड़ा होता है ना। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण लिपिड के पोलर हेड से जुड़ा होता है, और इधर बाहर की ओर क्या से, इन्वायरमेंट से, जो एक्वस इन्वायरमेंट है उससे कैसे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और एक्वस इन्वायरमेंट से जुड़ा रहता है ना। तो यह पेरिफेरल प्रोटीन ऐसा नहीं है कि केवल लिपिड के पोलर हेड से जुड़ा हो, यह इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर भी ऐसे लगा हो सकता है ना, उसके पोलर एंड से। यहाँ भी अगर मान लो इंटीग्रल प्रोटीन है, इसमें इसके ऊपर यहाँ पेरिफेरल प्रोटीन लग रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, है ना। और इधर की ओर क्या होगा, इन्वायरमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। आया समझ में, यही चीज लिखा है यहाँ थ्योरी में भी। देखो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड के पोलर हेड के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण जुड़ा होता है तथा एक्वस इन्वायरमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है ना। अगला एक पॉइंट है, अगर हम इसको रिमूव करना चाहें, किसको, पेरिफेरल प्रोटीन को, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देने पर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कार्बोनेट, देखो डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो इस पेरिफेरल प्रोटीन को हमें रिमूव करना है, यहाँ से आइसोलेट करना है ना। तो क्या करेंगे, हम कार्बोनेट का थोड़ा सा माइल्ड ट्रीटमेंट दे देंगे, है ना, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वह खराब हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाता है, और इसको हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। बात आई समझ में। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे थोड़ा। हालांकि इंटीग्रल प्रोटीन की जैसे इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, फिर भी अगर ये पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसका मतलब इनका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ही। चलिए देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स का रेगुलेशन करते हैं। देखो ये मेम्ब्रेन है, इसमें पहले से ही कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, है ना। और जब इनके एक्सेसरी प्रोटीन आके किस में बाइंड हो जाएंगे, पेरिफेरल प्रोटीन में बाइंड हो जाएंगे, तब ये एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है उसका रेगुलेशन करता है, कौन करता है, पेरिफेरल प्रोटीन। अगला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो यह पेरिफेरल प्रोटीन सेल सिग्नलिंग को भी रेगुलेट करता है। देखो कैसे, मान लो ये मेम्ब्रेन है, तो इसमें मैं एग्जांपल दूंगा जीपीसीआर या जी प्रोटीन, है ना। तो जी प्रोटीन कैसा होता है, सर्पेंटाइल होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ क्या होंगे, जी प्रोटीन लगे होते हैं, और एक ऐसे प्रोटीन होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, है ना। जब यहाँ सेल के बाहर कोई सिग्नल आएगा, यहाँ बाइंड करेगा, तो सिग्नल कहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ के बाद में आगे फंक्शन होता है ना। अगर यह पेरिफेरल प्रोटीन ना हो तो क्या होगा, इसका फंक्शन ही रुक जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, सेल सिग्नलिंग को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद में आगे है रेगुलेशन ऑफ आयन चैनल्स, आयन चैनल्स को भी रेगुलेशन करता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में देखो साइटोक्रोम सी एक कैरियर्स है ना। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का भी कार्य करता है पेरिफेरल प्रोटीन। और अगला है मेम्ब्रेन एंकर।
मेम्ब्रेन एंकर ऐसे समझ सकते हो, देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि सेल जुड़े हुए होते हैं, तो एक मेम्ब्रेन को दूसरे मेम्ब्रेन से जोड़ने का कार्य भी करते हैं, है ना, ये पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।